जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले जो हमने सभ्यता देखी थी उसे लाइन से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी सभ्यता देखी थी? पाषाण वाली। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। पाषाण को भी 3 हिस्सों में बांटा था, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर उसके बाद जो सभ्यता आई थी ताम्र पाषाण सभ्यता, तांबे का प्रयोग होने लगा। फिर उसके बाद लोह युग, लोहे का प्रयोग होने लगा। फिर उसके बाद कांस्य युगीन, हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, कांस्य का प्रयोग होने लगा। अब ये नई सभ्यता है वैदिक सभ्यता। इसमें लिखने पढ़ने का भी ज्ञान होने लगा। तो अब हम सबसे पहले वैदिक सभ्यता में क्या क्या पढ़ेंगे, ये इधर चार्ट बना हुआ है, ये सब हम टॉपिक क्लियर करेंगे। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ने वाले हैं आर्यों का मूल निवास। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्यों का मूल निवास स्थान और उनकी पहचान कहाँ हुई है। और अगली फिर पढ़ेंगे उनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। 2 स्रोत, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत और पुरातात्विक। साहित्य स्रोत में हम 4 वेद पढ़ेंगे, कुछ उपवेद पढ़ेंगे और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ऐत्रेय ये सब पढ़ेंगे। उपनिषद ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे मूल निवास जो आर्य थे उनकी जनजातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक होगा भौतिक जीवन और कबीला परिवार। फिर जनजातीय व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण और ऋग्वेदिक देवताएं पढ़ेंगे। क्या क्या देवताएं थे, कौन कौन थे, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक क्लियर करेंगे वैदिक सभ्यता थी क्या। वैदिक सभ्यता का कालखंड जो था वो था 1500 से 600 ईसा वर्ष पूर्व। 1500 से 600 ईसा वर्ष पूर्व बहुत लंबा कालखंड है। तो इसे आसान करने के लिए हमने आधा आधा बांट दिया। सबसे पहला कर दिया ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व है। ऋग्वेदिक काल कितना है? 1500 से 1000 ईसा वर्ष पूर्व है। और फिर दूसरा बांटा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व है। देखिए फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता में जो वैदिक है, वैदिक का शब्द वैद है। वैद आया है संस्कृत शब्द से। किससे है? संस्कृत शब्द से वैद आया है। वैद का अर्थ होता है ज्ञान। वैद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ये देख लिया फ्रेंड्स। अब जो आर्य जो थे, आर्य भी संस्कृत भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। जो ये आर्य थे ये एक बंदा नहीं था, ये एक भाषा समूह था। आर्य क्या था? एक भाषा समूह। आर्य एक भाषा समूह था। अब आर्य आए कहां से थे? भारत में तो थे नहीं, तो आए कहां से? क्योंकि भारत में इससे पहले कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। वो तो नष्ट हो गई, बाढ़ आ गया था, अकाल पड़ गया था, भुखमरी ये सब आ गई थी, तो वो नष्ट हो गई। अब को क्या हुआ? अब आर्य जो आए भारत में थे नहीं, ये आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? आर्यों का भारत में आगमन मध्य एशिया से हुआ था, ये ऐसा मानना है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी, अलग अलग वो दिया शब्द कि आर्य कहां से आए, कहां से आए। तो हम ये देखेंगे मूल निवास क्या था। इनके मूल निवास को लेकर के बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। इसे कट कर देना है। तो आर्यों का मूल निवास क्या था, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग मूल निवास दिए हैं। सबसे पहला विद्वान बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहला विद्वान बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। कहां से आए? आर्कटिक प्रदेश से। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? तिब्बती से। दयानंद सरस्वती तिब्बती। आर्कटिक प्रदेश बाल गंगाधर तिलक। संपूर्णानंद सिन्हा। संपूर्णानंद बोलते हैं, संपूर्णानंद जी बोलते हैं आल्पस पर्वत से आए। कहां से आए? आल्पस पर्वत से। संपूर्णानंद क्या बोलते हैं कि ये आल्पस पर्वत से आए हैं। और दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं कि ये कहां से आए? तिब्बती क्षेत्र से। अविनाश चंद्र जी कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं, 7 सिंधु प्रदेश से आए हैं। कौन बोलता है? ये बोलता है अविनाश चंद्र। कौन बोलता है? अविनाश चंद्र। क्या बोलते हैं? सैंधव प्रदेश से। क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। गंगानाथ झा बोलते हैं ये महर्षि प्रदेश से आए हैं। गंगानाथ झा क्या बोलते हैं? ये महर्षि प्रदेश से आए हैं। गंगा और यमुना के दोआब से आए हैं। कहां से आए? गंगा यमुना के दोआब यानी कि महर्षि प्रदेश से आए हैं। DS त्रिवेदी।
त्रिवेदी, वेदी है ना, तो ये बोलता है त्रिवेदी की ये वेदिका प्रदेश से आए हैं। कहां से आए? वेदिका प्रदेश से आए हैं। विलियम जोन्स जी बोलते हैं ये यूरोप से आए हैं। विलियम जोन्स क्या बोलते हैं? ये यूरोप से आए हैं। डी कल्ला कहते हैं कि ये कश्मीर, कहां से? कल्ला, कहां से? कश्मीर। डी कल्ला जी बोलते हैं कश्मीर से आए, हिमालय क्षेत्र से आए हैं। मैक्स मूलर, सर्वमान्य वो जो है ये है मैक्स मूलर, ये कहते हैं मध्य एशिया से आए हैं, यानी कि बैक्टीरिया प्रदेश से आए हैं। हमने देख लिया फ्रेंड्स, क्या क्या देखा? वैदिक सभ्यता 1500 से 600। वैदिक सभ्यता को कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। कौन कौन से? एक ऋग्वेदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक का कालखंड 1500 से 1000, उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व। ऋग्वेदिक जो वैदिक है वो किस सब भाषा से बना है? संस्कृत। संस्कृत भाषा के वैद शब्द से। वैद का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य जो है ये एक भाषा समूह है। आर्य क्या है? एक भाषा समूह है। इनकी मूल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा में आर्य को श्रेष्ठ बोलते हैं या कुलीन बोलते हैं। और इनका मूल निवास क्या है? मध्य एशिया। कौन बोलते हैं? मैक्स मूलर। कौन बोलते हैं? मैक्स मूलर। बाकी ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, ये आर्कटिक प्रदेश से कहते हैं। दयाराम सरस्वती बोलते हैं तिब्बती से। संपूर्णानंद बोलते हैं आल्पस पर्वत। अविनाश बोलते हैं सप्त सैंधव। गंगा नाथ जहाँ बोलते हैं महर्षि, यानी कि गंगा यमुना दोआब। त्रिवेदी बोलते हैं वैदिका प्रदेश। विलियम जोन्स यूरोप। डी कल्ला कश्मीर व हिमालय। मैक्स मूलर मध्य एशिया में बैक्टीरिया। इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, जानकारी। आर्यों की जानकारी या फिर वैदिक सभ्यताओं की जानकारी। आर्यों की जानकारी के 2 स्रोत हैं, एक साहित्य स्रोत है और एक पुरातात्विक साक्ष्य है। एक साहित्य साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। आर्यों की जानकारी का पहला जो है साहित्य साक्ष्य, उसमें ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है 36 बार। आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है ऋग्वेद में। वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, तो ये अभी नहीं देखते। अभी हम देख लेते हैं बस ऋग्वेद में आर्यों के उल्लेख कितनी बार है? 36 बार। ऋग्वेद 10 मंडल होते हैं, 1028 मंत्र होते हैं, सूक्त होते हैं। 3 पार्ट में बांटा है, साकल, बालकिल्य और वास्कल। साकल में 1017 मंत्र है, बालकिल्य में 11 और वास्कल में 56। ये देख लिया। अब जानकारी का दूसरा स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य में बोगस कोई अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्य में बोगस कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख में भी क्या मिला है? हमें 4 देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। जो नासत्य है, अग्नि की जगह पर नासत्य का प्रयोग हुआ है। और फिर दूसरा अभिलेख है कस्साई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कस्साई। ये मिला है 1600 बीसी में। 1600 बीसी में। ये बोगज कोई 1400 बीसी में। कस्साई अभिलेख में ईरानी आर्य की एक शाखा भारत आई। कस्साई अभिलेख में क्या लिखा है? कस्साई अभिलेख में उल्लेख मिला है जो 1600 ईसा वर्ष पूर्व मिला है, उसमें उल्लेख मिला है कि हमें आर्यों की एक शाखा भारत उठ के आई। आर्यों की एक शाखा, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत उठ के आई। ऋग्वेद वेद देख लिया, इसकी अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? मूल निवास पढ़ लिया, मध्य एशिया से मैक्स मूलर जी कहते हैं। जानकारी के स्रोत साहित्य और पुरातात्विक में हमने बोगज कोई अभिलेख देख लिया। और फिर साहित्य में ये अभी हम पढ़ेंगे नहीं इस वीडियो में, अगली बार पढ़ेंगे जानकारी, जनजातीय संघर्ष। अगला जो पढ़ेंगे हम जनजातीय संघर्ष पढ़ेंगे। जनजातीय संघर्ष हमने देखा, जनजातीय संघर्ष में ऋग्वेद में इंद्र जो है, इंद्र को हम पुरंदर कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहते हैं। और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला। ये होता है पुरंदर का अर्थ। अब जो जनजातीय संघर्ष है उसमें दूसरा टॉपिक है आर्य के 5 कबीले जो थे या जन जो थे वो भारत आए थे। आर्य के कितने कबीले भारत आए? आर्य के 5 कबीले या जन भारत आए, इसीलिए इसे पंचजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य के 5 जनों को पंचजन कहते हैं, 5 कबीले को पंचजन कहते हैं। कौन कौन से 5 जन हैं? अनु, पुरु, तुर्वसु, यदु, त्रिवयु। अनु, पुरु,
तुर्वसु, यदु, द्रोहयु, ये उनके पंच जन है। अनु, पुरु, तुर्वसु, यदु और द्रोहयु, ये उनके पंच जन है। अब जो शासक थे, आर्य के जो शासक थे, वो भरत वंश भी थे और त्रित्स भी थे। भरत और त्रित्स, भरत और त्रित्स। भरत और त्रित्स ने एक पुरोहित रख रखा था वशिष्ठ। इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी इसी को लेकर के, वशिष्ठ को। देखते हैं वो लड़ाई। भरत वंश का सुदास जो था, पहले लड़ाई देखते हैं, लड़ाई को हम क्या बोलते हैं। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध किसके किसके बीच हुआ? भरत वंश के बीच और 10 राजाओं के बीच। इसीलिए इस युद्ध को हम दशराज युद्ध कहते हैं। दशराज युद्ध किसे कहते हैं? जो भरत वंश और 10 राजाओं के बीच हुआ उसे ही दशराज युद्ध कहते हैं। दशराज युद्ध कहाँ पे हुआ? पुरुषनी नदी के किनारे। कहाँ हुआ? पुरुषनी नदी के किनारे, जिसे अभी वर्तमान में हम रावी नदी कहते हैं। पुरुषनी नदी के किनारे, यानी कि वही वर्तमान में रावी नदी। युद्ध का कारण क्या था? तो कारण देखते हैं। भरत वंश का राजा था सुदास। कौन था फ्रेंड्स? भरत वंश का राजा सुदास था। सुदास ने एक विश्वामित्र को हटा करके, ये उसका पुरोहित था। सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके उसके स्थान पे वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया। तो पुरोहित जो विश्वामित्र थे, अपने आप को अपमानित समझ करके इन्होंने पंच जनों को इकट्ठा करा और 10 राजाओं को इकट्ठा करा और 10 राजाओं को पुरुषनी नदी के किनारे ले गए और बोले, ललकारे, वाह सुदास, हम लड़ाई करेंगे। तो कितने राजा ले गया? 10 राजा। कहाँ ले गया? पुरुषनी नदी के किनारे, रावी नदी पे। तो 10 राजाओं ने किस वंश से लड़ाई करी? भरत वंश से। 10 राजा और भरत वंश के बीच जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं? दशराज युद्ध। क्या बोलते हैं? दशराज युद्ध। इसकी चलिए अब आगे देखते हैं। उनका भौतिक जीवन, कबीलाई परिवार, जनजातीय व्यवस्था और सामाजिक वर्गीकरण, इन चारों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे। भौतिक जीवन, कबीलाई परिवार, स्त्री की स्थिति, ये भी भौतिक जीवन कबीलाई परिवार में आ जाएगा। जनजातीय व्यवस्था और सामाजिक वर्गीकरण। जो इनका भौतिक जीवन था उसमें गाय सर्वोत्तम धन था। सबसे ऊंचा धन गाय होता था। गाय के लिए गविष्टि, गविष्टि शब्द का प्रयोग मिला है हमें। गविष्टि का होता है मतलब गाय के लिए युद्ध होता था, उसे गविष्टि कहते हैं। जो गाय थी वो अघन्या थी। गाय क्या थी? अघन्या, मतलब उसे ना मारने वाली। अघन्या मतलब ना मारने वाला। गाय जो थी ना मारने वाली चीज थी। गाय के लिए कौन सा शब्द? गाय के लिए अगर युद्ध हो तो गविष्टि। और दूसरा जीवन में देखा हमने, कृषि के लिए फाल का प्रयोग होता था। लकड़ी के बने कुछ फाल होते थे, उपकरण होते थे, उनका प्रयोग होता था। उद्योग भी इन्हीं में होता था और व्यापार भी होने लगा। अब हम देखेंगे कबीलाई परिवार। कबीलाई परिवार में क्या क्या होता था? जन होते थे, जो कि ऋग्वेद में 275 बार उनका उल्लेख है। जन का उल्लेख कितनी बार है? 275, 275। जन का उल्लेख 275, जन का उल्लेख 275। विष का उल्लेख 170, 170। कितना? विष का उल्लेख 170। वैश्य का उदय हुआ, इसी में परिवार में वैश्य का भी उदय हुआ। जन, विष, वैश्य। परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग होता था। परिवार के लिए किसका प्रयोग होता था? गृह। गृह में कौन कौन? जन, विष और वैश्य। जन, विष और वैश्य। जो इनका जन था, राजा जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक था। राजा कैसा था? पितृसत्तात्मक। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करवाते थे? यज्ञ। क्या करवाते थे? यज्ञ। स्त्री की स्थिति कैसी थी? थोड़ी तो अच्छी थी। दहेज प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, संपत्ति का अधिकार उन्हें रहता था, ये सब नहीं था। जनजातीय व्यवस्था। जनजातीय व्यवस्था में क्या था? कुछ सभा होती है, समिति होती है, विधत और गण। कितनी व्यवस्था में बांटा था? 4। सभा, समिति, विधत और गण। सभा, समिति, विधत और गण। सभा जो होती है उसमें लोकसभा, सभा को हम लोकसभा भी बोलते हैं वर्तमान में। सभा जो होती थी लोकसभा वर्तमान में। सभा का एक सभापति होता था और जितने अन्य लोग हैं सभा कहते हैं उन्हें। 8 बार इनका ऋग्वेद में उल्लेख है। सभा का उल्लेख कितनी बार है? 8 बार। सभा का उल्लेख 8 बार। सभा को अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा। सभा का अध्यक्ष सभापति। सभा का अध्यक्ष सभापति। सभा के अन्य लोग सभा। और कितनी बार उल्लेख? 8 बार। समिति। समिति वर्तमान में राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा। समिति में राजा का क्या होता था? चुनाव। राजा का चुनाव किसमें होता था? समिति में। कितनी बार उल्लेख? 9 बार। इसमें 8 बार, इसमें 9 बार। समिति को आम सभा भी बोलते थे।
तीसरा विदत। तीसरी व्यवस्था क्या थी? विदत। विदत क्या होता था? सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कार्य होते थे। विदत में क्या होता था? सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैनिक कार्य होते थे। इनमें सैन्यों को लूट कर, सैन्य जो भी लूटता था उनका बंटवारा विदत में होता था। सेना जो जो लूटती थी, जिसपे भी कब्जा कर लेती थी, उसका बंटवारा कहाँ होता था? विदत में। कितनी बार उल्लेख? 122 बार। कितनी बार उल्लेख? 122 बार। 122 बार इसका उल्लेख है। इसमें कौन रहता था? वृहद वृहद विद्वान लोग रहते थे, बुढ़े लोग या फिर विद्वान लोग रहते थे। कहाँ? विदत में। गण, गण मतलब होता था कुलीन, कुलीन सभा होती थी। गण का क्या होता है? कुलीन सभा होती थी। पुरोहित लोग होते थे, सेनानी होते थे, पुरब होते थे जो कि किले की रखवाली के लिए रखते हैं पुरब। स्पर्श होते थे जो कि गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर जो गुप्त बातें बताते हैं दूसरे किले में जा करके, वो होते थे। सामाजिक वर्गीकरण हमने देखा, 4 व्यवस्था आई थी। 4 व्यवस्था, जो 4 व्यवस्था थी, चतुर्वर्णीय व्यवस्था ऐसी बोलते हैं उसे। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखी है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, जो कि एंड में जुड़ा है। 10वां मंडल। 4 व्यवस्था, ये 4 जो वर्ण है, अगर हम इसमें देखें बुक में तो योद्धा, पुरोहित, सामान्य लोग और शूद्र था। वैसे अगर ब्राह्मण ग्रंथ में देखें तो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त कर दी जाती है।